कभी सोचा है मूवी थिएटर्स में जो सीट्स होती हैं एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में क्यों अरेंज होती हैं? क्यों उसको A1, A2, A3 देन B1, B2, B3 ऐसे जितनी भी सीट्स हैं होती लगी रहती हैं। अगर ऐसा ना हो तो आपको आपकी सीट्स ढूंढने में सोचो कितनी ज्यादा कंफ्यूजन हो। तो ये जो अरेंजमेंट होती है इसी को हम कहते हैं मैट्रिसेस। तो इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज ऋतिक राज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैट्रिसेस के बारे में एक एक चीज को अच्छे से समझेंगे। जो जो बेसिक्स आपने पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं उनको एक क्विक रिवीजन देते हुए हम सारे कंसेप्ट्स को एक डिटेल अंडरस्टैंडिंग में समझेंगे। सबसे पहले ये समझेंगे कि मैट्रिसेस होती क्या है या मैट्रिक्स क्या होती है। मैट्रिसेस प्लूरल फॉर्म है और जो मैट्रिक्स है दैट इज द सिंगुलर फॉर्म। सो होती क्या है ये मैट्रिक्स, ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। तो एक रेक्टेंगुलर अरे है, टेबल ऑफ नंबर्स, सिंबल्स, एक्सप्रेशंस। यहाँ पे हम लिटरली कुछ भी यूज कर सकते हैं और फंक्शन, इट कैन बी नंबर्स, सिंबल्स, expression of functions when arranged in rows and column is known as a matrix। and इसका जो प्लूरल फॉर्म है वो matrices फॉर्म है। each member of this arrangement is called element। तो जो भी उस मैट्रिक्स के अंदर रहेगा उसको आप एलिमेंट बोल रहे होगे। तो अगर मेरे पास लेट से 3 एलिमेंट्स हैं, वी हैव 1, 3 एंड 4, तो इसको हम अरेंज कर सकते हैं एज 1, 3, 4 और 3, -4, 1। ये दो तरीके हैं इसको अरेंज करने के, बहुत ही सिंपल तरीके से। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज होने चाहिए, चाहे वो इस तरीके का रेक्टेंगल हो चाहे इस तरीके का रेक्टेंगल हो, दोनों को ही हम यहाँ पे मैट्रिक्स बोलते हैं। इसके बाद आता है आपका अगले टाइप की मैट्रिक्स। मान लीजिए आपको अरेंज करना है एक्स वाई जेड डब्ल्यू आर और यू, कई सारे नंबर्स हैं, तो इसको हम कई तरीके से अरेंज कर सकते हैं। यू हैव टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6 एलिमेंट्स। टोटल जो 6 एलिमेंट्स हैं, दिस 6 एलिमेंट्स कैन बी अरेंज्ड इन मल्टीपल फॉर्म्स। अब वो मल्टीपल फॉर्म्स क्या है उनको समझ लेते हैं। सबसे पहले तो ये जो एक एक्सप्लेनेशन दिया एक्स वाई जेड डब्ल्यू आर यू, इस तरीके से हो, हॉरिजॉन्टल में एक्स वाई जेड है, या वर्टिकल में देखो एक्स वाई जेड डब्ल्यू आर यू, तो आप इस तरीके से भी अरेंज कर सकते हो। जितनी भी रोज एंड जितनी भी कॉलम्स आपके बनते हैं उसको हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। जैसे इसका जो ऑर्डर है इसको हम बोलेंगे 2 क्रॉस 3, जिसमें 2 रोज और 3 कॉलम्स हैं, और इसमें 3 रोज एंड 2 कॉलम्स हैं। जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइंस आप देखते हो वो रो कहलाती हैं, और जितने भी वर्टिकल अरेंजमेंट्स हैं उनको आप कॉलम्स कहते हो। बड़ा बेसिक सी चीज है। तो a matrix is expressed by using a capital English alphabets A B C D E F G X Y Z। जो आपको यूज करना है वो यूज कर सकते हो एक मैट्रिक्स को डिफाइन करने के लिए। और जनरली डिफाइंड ऐसे होती है कि A is equals to small of A I J, जहां पे I J उसके पोजीशन नंबर बताता है। पोजीशन नंबर इसका मतलब ये है कि अगर आपने लिखा A11 तो आप पहली रो के पहले कॉलम के एलिमेंट की बात कर रहे हो। तो ये रो 1 थी, दिस इज रो 2, दिस इज रो 3। यहां पे कॉलम 1 एंड कॉलम 2, दो ही कॉलम है, 3 रोज हैं। तो अगर मैं A11 की बात करता हूं मैं इस एलिमेंट की बात करता हूं। अगर मैं A32 की बात करता हूं तो मैं डेफिनेटली इस एलिमेंट की बात कर रहा हूं। कैसे, आई होप दिख रहा है, थर्ड रो का सेकेंड कॉलम का एलिमेंट। तो कभी भी आप इसको रीड करोगे यहाँ पे जो I होगा दैट बिलोंग्स टू रो वाली चीज, एंड जो J होगा वो आपका कॉलम नंबर होता है। ठीक है, I इज अ रो नंबर एंड J इज द कॉलम नंबर, जिस भी एलिमेंट की आप यहाँ पे बात कर रहे हो। ठीक है, और ये जो वैल्यूज होती हैं I और J की, ये 1 और जितने भी जो भी उसका ऑर्डर रहा होगा उसके बीच में रहनी चाहिए। जैसे मैट्रिक्स को हमने लिखा, यहाँ पे मैट्रिक्स लिखी है, इसका ऑर्डर है 1 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 1। यानी कि कोई भी मैट्रिक्स को आप लिख सकते हो एज M क्रॉस N में, जहां पे ये M बताता है कितनी रोज हैं, टोटल नंबर ऑफ रोज, और ये n बताता है उसमें टोटल कितने कॉलम्स हैं, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स। और आई जे वो स्पेसिफिक रो एंड स्पेसिफिक कॉलम को पॉइंट आउट करता है। आई होप दिस इज क्लियर। ये बहुत ही बेसिक सा है। जितने भी आईसीएससी बोर्ड के बच्चे अभी सीबीएसई बोर्ड में पढ़ रहे हैं उनके लिए आसान है क्योंकि ऑलरेडी 10th में पढ़ चुके हैं। लेकिन जितने भी सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं वो पहली बार इसको पढ़ रहे हो तो समझने में हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत आए, बट स्टार्टिंग ही दिक्कत वाली है, बाकी आगे इज वेरी वेरी इजी। तो अभी हमने डिफाइन किया, फॉर अ मैट्रिक्स A हैविंग m नंबर ऑफ रोज एंड n नंबर ऑफ कॉलम्स द एक्सप्रेशन m into n। लिखने का जो तरीका है वो ये है कि m into n, इसके अंदर m रोज एग्जिस्ट करती हैं और n कॉलम्स एग्जिस्ट करते हैं। ये लाइन से चलता है A11, A12, A13, मतलब फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, और फर्स्ट रो का nth कॉलम। ऐसे ही ये आपकी ये थर्ड रो हो गई,
ऐसे बहुत सारी मल्टीपल रोज हो सकती हैं, m नंबर ऑफ टोटल रोज होंगी और n नंबर ऑफ टोटल यहाँ पे कॉलम्स होंगे। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, बहुत ही बेसिक सी चीज है, आपको यहाँ पे चीज समझ में आनी चाहिए। दो द एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स कैन टेक एनी वैल्यू, बट फॉर द स्कोप ऑफ दिस चैप्टर व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द रियल नंबर्स ओनली। एलिमेंट में कोई भी वैल्यू हो सकती है, a11 की जगह कोई भी चीज आप लिख सकते हो, कोई भी सिंबल लिख सकते हो, कोई भी फंक्शन लिख सकते हो, कैसा भी क्यों ना लिख सकते हो। लेकिन इस चैप्टर के लिए एंड आगे पूरे 12th के लिए मैट्रिक्स के अंदर हमें सिर्फ क्या समझना है, सिर्फ रियल नंबर्स के बारे में समझना है, जो रियल वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं। पिछले केस में जो एग्जांपल था, ये 2 + i, ये एक इमेजिनरी नंबर है, उसके बारे में भी हमें नहीं समझना, हो सकता है इसलिए लिखा था। ठीक है, तो दिस इज व्हाट मैट्रिक्स इज। अब देखो, एक मैट्रिक्स के पास 4 एलिमेंट्स हैं, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ सच अ मैट्रिक्स। जो स्टार्टिंग के हमने 2 एग्जांपल्स देखे, अगर आप नोटिस करो, ये 1 × 3 एंड 3 × 1 था, ये एक्चुअल में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी बता रहे हैं। तो कोई भी हम यहाँ पे मैट्रिक्स डिफाइन करते हैं, m × n एक्सप्रेशन को बोलते हैं ऑर्डर, और जो टोटल एलिमेंट्स होते हैं उस मैट्रिक्स में, द टोटल एलिमेंट्स इन एनी मैट्रिक्स इज ऑलवेज m × n, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो यहाँ पे एक मैट्रिक्स कहलाएंगे। ठीक है, टोटल एलिमेंट्स कहलाएंगे। तो अगर किसी मैट्रिक्स के पास सिर्फ 4 एलिमेंट्स हैं, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि भाई उसका जो ऑर्डर है m × n का, वो 4 है। 4 एलिमेंट्स क्या है, दोनों का जो प्रोडक्ट है, नंबर टोटल नंबर ऑफ रोज एंड टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स का, वो 4 है। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ सच अ मैट्रिक्स कैन हैव। अब क्वेश्चन क्योंकि छोटा सा है, अब इसमें ऑर्डर के बारे में हमसे बस पूछा गया है, कितने ऑर्डर हो सकते हैं, अरेंजमेंट्स नहीं पूछा, बस ऑर्डर पूछा है कितने हो सकते हैं। तो देखो, m × n अगर 4 के बराबर है, तो वी कैन राइट इट एज 1 × 4, और वी कैन ऑल्सो राइट इट 4 × 1। दोनों तरीके से आपके पास 4 एलिमेंट्स ही आने वाले हैं। और एक तरीका और है, इसको 2 × 2। सो टोटल 3 तरीके से पॉसिबल है। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स, देयर आर 3 पॉसिबल ऑर्डर्स, 1 × 4, 4 × 1, 2 × 2। मतलब हर एक एलिमेंट से 4 कैसे बन सकता है, और ये सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए। ठीक है, मतलब 1 2 3 4 नेगेटिव वैल्यू नहीं होगी और 0 नहीं होगा नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ कॉलम्स, तभी वो मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे 4 एलिमेंट्स की जगह लेट्स से टोटल 28 एलिमेंट्स है, मान लीजिए कि अगर 28 एलिमेंट्स हैं, तो 28 एलिमेंट्स के लिए आपको क्या करना होगा, m × n, ये 28 के बराबर है, तो इसको आप लिख सकते हो 1 × 28 या फिर 28 × 1। डिफरेंट है, इसमें एक रो 28 कॉलम्स है और इसमें 28 रोज और एक कॉलम है, दोनों डिफरेंट चीज हो गई। इसको आप 4 × 7 भी लिख सकते हो और 7 × 4 भी लिख सकते हो। करेक्ट, और भी तरीका है, बिल्कुल है। आप इसको 14 × 2 भी लिख सकते हो और 2 × 14 भी लिख सकते हो। क्या और कोई तरीका है? अब कोई तरीका नहीं बचा, इतने ही तरीके हैं। सो देयर आर 6 पॉसिबल वेज इन विच यू कैन राइट द ऑर्डर्स। ठीक है, बहुत ही आसान चीज है, जस्ट टेक अ नोट ऑफ दिस एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट या नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि हम किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को ऐसे डिफाइन करते हैं a i j, जहां पे a का जो ऑर्डर होता है वो m × n ही होता है और i j बेसिकली वो स्पेसिफिक रो और स्पेसिफिक कॉलम को पॉइंट आउट करता है। तो इसको क्वेश्चन से समझोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। इन्होंने बोला है 3x3 की मैट्रिक्स बनानी है, मतलब m की वैल्यू यहाँ पे 3 है और n की वैल्यू भी 3 है। तो जो मेरे मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पे a11 होगा, फिर a12 होगा, देन a13, देन यू हैव a21, a22 and a23, then you have a31, a32 and a33. This is the possible structure of the matrix. पहले रो में 3 एलिमेंट्स, दूसरे रो में 3 एलिमेंट्स, तीसरे रो में 3 एलिमेंट्स, 3x3, 3 रोज 3 कॉलम्स का यहाँ पे बन रहा है। अब हमें ये देखना है कि aij को ये फॉर्मूला जो होगा वो सेटिस्फाई करना चाहिए। ओके, तो aij एक बार अगर आपको नहीं दिख रहा मैं दोबारा लिख दे रहा हूं, इट इज जस्ट i + 2j डिवाइडेड बाय 5। अब इसके जगह पे मुझे क्या करना है, मुझे बस एक एक करके एलिमेंट्स को रखना है। सो आई नीड टू राइट दिस a11। जब मैंने a11 रखा तो i की जगह पे 1 रखेंगे और j की जगह पे भी 1 रखेंगे, डिवाइड बाय 5, ऐसे ही चलता रहेगा। तो 2 + 1 3, 3/5 आ जाएगा। इसको सामने लिख देता हूं इसके, दिस इज 3/5। ऐसे आप a12 भी निकाल लोगे तो 1 + 2 × 2 डिवाइडेड बाय 5, 5/5 1 हो जाता है। फिर a13 भी कैलकुलेट कर लो, 1 + 2 × 3 डिवाइडेड बाय 5। इसी तरीके से सारे एलिमेंट्स आपको कैलकुलेट करने, 2 3 6 + 1 7, तो यू गेट 7/5। सिमिलरली फिर अब आना है
2 1 पे है, कोई 1 4 नहीं है, सिर्फ अगला क्या एलिमेंट है 2 1 है, तो यहां लिखोगे 2 प्लस 2 इंटू 1, ठीक है। आई की जगह पे 2 रखा है, जे की जगह पे 1, ये जो एलिमेंट्स हैं डिवाइडेड बाय 5, तो ये हो जाएगा 4/5। सिमिलरली बाकी एलिमेंट्स को भी यहां पे हम रख लेते हैं। A22, जब 2 रखा है तो 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 5, ये हो जाएगा 6/5। A23, 2 प्लस 3 टू द 6 डिवाइडेड बाय 5, विच इज नथिंग बट 8/5। फिर A31, क्योंकि 2 3 के बाद 2 4 तो आएगा नहीं, 3 1 आएगा सीधा, तो A31 में आ जाएगा 3 प्लस 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 5, विच इज अगेन 5/5, विच इज 1। फिर A32, 3 प्लस 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5, 7/5। और लास्ट एलिमेंट A33 रहेगा, विच इज 3 प्लस 2 इंटू 3 एंड डिवाइडेड बाय 5। एक सेकेंड, ओके, डिवाइडेड बाय 5, 2 3 6 प्लस 3 9/5, तो ये मिल जाएंगे। तो आप इसी चीज को आपको यहाँ पे ट्रांसलेट कर देना है। A11 की जगह पे 3/5 लिख दोगे, फिर 1 आ जाएगा, फिर 7/5, देन यू हैव 4/5, देन यू हैव 6/5, देन 8/5, देन अगेन 1, फिर 7/5, देन 9/5। सो इस तरीके से आपने ये पूरी मैट्रिक्स बना दी। दिस इज मैट्रिक्स ए। इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आए सिर्फ आई जे की वैल्यू रखे, आप यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट कॉन्सेप्ट एक्चुअली। सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, हमें ये जानना बहुत ही जरूरी है कि मैट्रिसेस किस किस टाइप की होती हैं। सबसे पहला नॉर्मल मैट्रिक्स, जैसी भी मैट्रिक्स आपको दिखेगी वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स दिखेगी। इस केस में m और n बराबर नहीं होता, बस आपको ये याद रखना है। डेफिनेशन लिखिए, आप रीड कर सकते हो, और नोट्स जाके भाई डिस्क्रिप्शन से ले लो, मिल जाएंगे ये सारे के सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, वहां से आप रीड कर सकते हो। एनोटेशन के साथ मिलेंगे, देखो भाई लिखा हुआ है ना, ये सब मिलेगा तुमको, इसलिए ज्यादा खराब नहीं करता ताकि आप पढ़ पाओ। तो जहां पे नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर नहीं होंगे वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। उसके बाद सेम लाइन पे आता है स्क्वायर मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट। क्या होता है स्क्वायर मैट्रिक्स? एक ऐसी मैट्रिक्स जहां पे नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स एकदम इक्वल हो। तो जहां पे भी आपको ये m इक्वल्स टू n मिल जाएगा, इस केस को हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। वो 3/3 भी हो सकता है, 2/2 भी हो सकता है, एंड 1x1 भी हो सकता है। अब इस केस में मैं ये नहीं बोलता कि इसका ऑर्डर 3x3 है, नहीं, मैं बोलता हूं दिस इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए स्पेशली डिफाइंड है, ऑर्डर 3 लिखा है मतलब 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स है, या सिर्फ ऑर्डर 3 लिखा है, तुमको बाय डिफॉल्ट समझ लेना है कि एक ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। Okay, let's move on to the next type of matrix, which is a row matrix. Row matrix, as the name suggests, जिसके पास सिर्फ एक सिंगल रो होती है। Column matrix is the name suggests, जिसके पास सिंगल कॉलम होता है। तो बहुत ही बेसिक सी दोनों चीजें। Just to recap, रो मैट्रिक्स में हमेशा एक ही रो होगी और कॉलम मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही कॉलम होगा। It can have any number of columns and it can have any number of rows. उससे फर्क नहीं पड़ता, एक ही कॉलम हुआ तो कॉलम, एक ही रो हुआ तो रो मैट्रिक्स। उसके बाद आता है डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए मैट्रिक्स को पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। तो मैट्रिक्स अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो डायगोनल मैट्रिक्स नहीं हो सकती है। इसीलिए इन्होंने स्पेसिफिकली लिखा a square matrix in which all the non-diagonal entries are zero, then that element is known as diagonal matrix। तो देखो वो ध्यान से समझना, इन्होंने बोला सिर्फ नॉन डायगोनल एंट्री जीरो। डायगोनल होता क्या है? डायगोनल वो जब भी आप स्क्वायर मैट्रिक्स बनाते हो, जैसे इस केस में स्क्वायर मैट्रिक्स बनी है, ये वाला एलिमेंट डायगोनल कहलाता है। तो टॉप लेफ्ट से लेके बॉटम राइट तक दिस एलिमेंट, या फिर ये जो सेट ऑफ एलिमेंट्स है ये डायगोनल कहलाते हैं, ठीक है। तो यहां पे जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो जीरो होना जरूरी है। डायगोनल एलिमेंट्स पे कोई बात नहीं गई, इट मे बी जीरो, इट मे बी नॉन जीरो। तो आप देख सकते हो इनको छोड़ के सब जीरो होना चाहिए और इनको छोड़ के सब जीरो होना चाहिए, जो है भी। तो अगर मैं आपको एक मैट्रिक्स दूं जिसमें लिख दिया लेट से 0 0 0 0 0 0 3 सॉरी 0 0 5, अब क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है या नहीं है? आंसर कमेंट में बताना।
अब देख लिया, लिख दिया कमेंट में, तो अब आंसर देख सकते हो। यहां पे हमें मतलब क्या था, सिर्फ और सिर्फ नॉन डायगोनल एंट्रीज से मतलब था, और नॉन डायगोनल एंट्रीज अभी भी जीरो है। डायगोनल एंट्रीज में कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, नॉन डायगोनल एंट्री शुड बी जीरो, तभी वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और इसी पे क्वेश्चंस बन जाते हैं और आपको घुमा देते हैं। Let's move on to the next type of matrix, that is a scalar matrix. A diagonal matrix, scalar matrix क्या होती है, एक ऐसी diagonal matrix जिसमें diagonal के सारे एलिमेंट सेम हो। मतलब अगर ये 3 3 है तो 3 ही रहना चाहिए, ये 4 है तो सारे के सारे 4 होना चाहिए। तो एक टाइप, स्पेशल टाइप की diagonal matrix है, उसी को हम स्केलर मैट्रिक्स कह देते हैं, अगर सारे के सारे एलिमेंट्स यहाँ पे इक्वल हैं तो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ स्पेशल टाइप ऑफ स्केलर मैट्रिक्स, ये इसका स्पेशल टाइप है। अ स्केलर मैट्रिक्स, स्पेशल टाइप ऑफ स्केलर मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर इक्वल टू 1। तो इक्वल टू 1 होगी सारी की सारी, तो वो कहलाती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये क्या बोला है, ए आई जे इज इक्वल टू 1 सच दैट आई इक्वल्स टू जे एंड ए आई जे इक्वल्स टू 0 व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू जो। ये मैट्रिक्स लिखने का एक बहुत ही स्पेशल फॉर्म है। ये बोल रहा है कि भाई मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं आई जे वाला कोई भी पार्ट के, वो 1 हो अगर आई और जे बराबर हो। अब आई जे कब बराबर होंगे, जब A11 होगा, A22, A33, तो आई और जे बराबर होने का मतलब ही है कि वो डायगोनल एलिमेंट है, और आई जे बराबर नहीं है यानी कि वो डायगोनल एलिमेंट नहीं है। बस यही लिखा हुआ है, इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और हम इसको कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। I1 लिखा है यानी ऑर्डर 1 की मैट्रिक्स है, I2 लिखा है यानी ऑर्डर 2 की, और I3 लिखा है यानी ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स है। दिस इज ऑर्डर 1, दिस इज ऑर्डर 2 एंड दिस इज ऑर्डर 3। तो 3 टाइप की आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको इसमें देखने को मिलने वाली है। इनका ऑर्डर 1x1, 2x2 एंड 3x3। आई होप दिस इज क्लियर। बहुत ही बेसिक सा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। उसके बाद आता है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें सारे के सारे जो एलिमेंट्स होते हैं क्या होते हैं, जीरो होते हैं। अब यहां पे देखो, सारे एलिमेंट चाहे जो भी आई जे की वैल्यू, सारे के सारे एलिमेंट जीरो, वो किसी भी ऑर्डर की हो सकती है, तो इसको हम कहते हैं जीरो मैट्रिक्स या वॉइड मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो वॉइड मैट्रिक्स मिले, नल मिले या फिर जीरो, उसका मीनिंग ये है कि सारे के सारे एलिमेंट जीरो है। तो क्वेश्चन दैट पॉप्स अप कि भाई क्यों क्यों जीरो मैट्रिक्स की जरूरत है। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंटली, अगर आप कोई किसी मैट्रिक्स में मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हो तो आंसर भी एक मैट्रिक्स मिलेगा, लेकिन व्हाट इफ उसमें कुछ बचा ही नहीं। अगर आप पॉजिटिव में उसका नेगेटिव ऐड कर दोगे तो क्या होगा, मैट्रिक्स विल बी जीरो। तो उस जीरो को दिखाने के लिए हम क्या लिखते हैं, कैपिटल ओ। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ओ इसमें भी, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इसके बाद दो टाइप की मैट्रिसेस और आती हैं। ओके, पहले इक्वल मैट्रिसेस की बात कर लेते हैं। Two matrices A equals to Aij and Bij having the same order m cross n are called equal matrices। तो दो matrices कब equal होंगी, जब उनका order सेम हो और उनके corresponding elements identical हो, सेम होने चाहिए तभी वो equal कहलाती। तो equal matrices में आप तब equal A equals to B लिख सकते हो अगर ऑर्डर भी सेम हो और सारे के सारे इक्वल मैट्रिसेस व्हेन ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी। ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैंने लिखा है 1 2 3 4, ये मैट्रिक्स ए है और उसको मुझे अगर किसी के इक्वल करना है तो 1 2 3 4 के ही इक्वल होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैट्रिक्स इक्वल कहलाएंगी क्योंकि इनका ऑर्डर भी सेम है और एलिमेंट्स, कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है। अगर मैं इसमें एक भी चेंज कर दूं, लेट से मैं 3 4 की जगह 4 3 कर दूं, अब ये इक्वल नहीं रह जाएगा। तो एलिमेंट्स, ऑर्डर तो सेम होना ही चाहिए लेकिन एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए, तभी वो इक्वल मैट्रिक्स कहलाता है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा जो इसमें नहीं लिखी है, उसको भी क्यों छोड़ें, लिख लेते हैं। तो वी हैव समथिंग नोन एज ट्राइंगुलर मैट्रिसेस। ट्राइंगुलर मैट्रिसेस, तो ये एक स्पेशल टाइप की मैट्रिक्स है। दो तरीके की ट्राइंगुलर मैट्रिसेस होती हैं, एक होती है अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स और दूसरा होता है लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर ट्राइंगुलर लोअर ट्राइंगुलर में क्या डिफरेंस होता है ये हमें समझना है। तो अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि एज द नेम सजेस्ट, अपर ट्राइंगुलर में जो आपका डायगोनल होता है, जो भी प्रिंसिपल डायगोनल, लेट से बहुत सारे एलिमेंट्स यहाँ पे, ऐसे यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स लिख देता हूं एंड ये स्क्वायर मैट्रिक्स होनी जरूरी है।
ये 6x6 की मैंने एक मैट्रिक्स बना दी, लेट्स से ये 6x6 की मैट्रिक्स है। अब इसका जो डायगोनल है वो डायगोनल ये है, ठीक है, ये है इसका डायगोनल एलिमेंट्स, ये है इसका डायगोनल एलिमेंट, ये सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स कहलाएंगे। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए कि नीचे के सारे एलिमेंट्स, नीचे के मतलब यहाँ के इस डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट्स सारे के सारे जीरो होने चाहिए, सारे के सारे यहाँ पे एलिमेंट्स जो हैं वो जीरो होने चाहिए। अगर जीरो नहीं है तो वो अपर ट्रायंगुलर नहीं है। अब नोटिस करो कि किस तरीके से हम इसको जीरो बना रहे हैं, बहुत ध्यान समझना। अपर ट्रायंगुलर के नीचे, अपर ट्रायंगुलर वो होगा जिसके डायगोनल के नीचे के एलिमेंट जीरो हैं, ऊपर से हमें कोई लेना देना नहीं, ऊपर कुछ भी हो सकता है। इट कैन भी, देखो A11, A12, A13, A14 एंड सो ऑन, ये कोई भी एलिमेंट हो सकता है, एक्स वाई जेड, एनी एलिमेंट्स के एम एन ओ पी क्यू आर, और ये भी हो सकता है, लेट्स से इसको क्या ले ले, पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी एंड यू। तो ऊपर के एलिमेंट्स कैन बी जीरो और नॉन जीरो, लेकिन नीचे के एलिमेंट हैज टू बी जीरो, और अगर डायगोनल के नीचे के एलिमेंट जीरो हैं तो वो मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर कहलाएगी। इसी में एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेता हूं, मानो मैं लिख दिया 1, ऐसा कुछ एलिमेंट लिख दिया। अब मैं चाहता हूं कि ये डायगोनल है, अब डायगोनल के अगर ऊपर के सारे एलिमेंट्स जीरो हो जाएं, डायगोनल के अगर ऊपर के सारे एलिमेंट जीरो हो जाए, देन दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज नोन एज लोअर ट्रायंगुलर, ठीक है। अपर ट्रायंगुलर में क्या होता है, डायगोनल के नीचे एलिमेंट जीरो, लोअर ट्रायंगुलर में क्या होता है, डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट जीरो। क्या इसमें से कोई एलिमेंट जीरो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डायगोनल के ऊपर के सारे जीरो होने चाहिए, तब वो लोअर ट्रायंगुलर बनेगी, एंड डायगोनल के नीचे के सारे जीरो होने चाहिए तो वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनेगी। तो ये होती है ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। इस तरीके से दोनों टाइप को आपको समझना था, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चंस नाउ। अब यहाँ पे दो टाइप की मैट्रिक्स, हर एक कॉन्सेप्ट के बारे में मैं क्वेश्चंस लाया हूं, जितनी भी चीजें आपको पढ़ाऊंगा सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कराते हुए यहाँ पे हम चलने वाले हैं। सबसे पहला, इफ मैट्रिक्स ए एंड बी दिया है और इसको बोला गया है कि ये इक्वल मैट्रिसेस हैं। अब इक्वल मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट आपको बता दिया था कि ए और बी बराबर हो जाएगा। जब भी आप ए और बी को बराबर करोगे यानी उनकी कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी बराबर होंगे। ये 1 है, ये 2a है, ये -8 है एंड ये b+1 है। तो यहाँ पे ये बराबर है किसके, 1, -6, -8 एंड 13। अब ऑर्डर सेम था, डेफिनेटली इक्वल है तो ऑर्डर सेम होगा। अब ये 1 है तो इधर भी 1 है, बढ़िया। यहाँ पे था 2a तो यहाँ पे था -6, लेकिन अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ये बराबर होना चाहिए। तो 2a की वैल्यू हो जाएगी -6, यहां से मिल जाएगा a -3, तो a हो गया -3। आपको सिर्फ इस एलिमेंट को इस एलिमेंट से कंपेयर करना था इक्वालिटी में, नथिंग एल्स। दूसरी चीज, यहाँ पे ये जो b+1 है ये 13 के बराबर होना चाहिए, तो b+1 मस्ट बी इक्वल्स टू 13 और b इज इक्वल्स टू 12। ये हो जाएगा आपका b की वैल्यू। तो a की वैल्यू -3 है, b की वैल्यू 12 है। आई होप दिस इज क्लियर। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स से बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमें यहाँ पे टाइप ऑफ मैट्रिसेस फाइंड आउट करनी है और सबका ऑर्डर लिखना है, हर मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना है और उनकी टाइप फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले ना ऑर्डर लिख लेते हैं। तो इसका ऑर्डर क्या है भाई, 1 क्रॉस 2, एक रो 2 कॉलम। इसमें 3 रो हैं और 2 कॉलम है, इसमें 2 रो हैं और 2 कॉलम, इसमें भी 2 रो 2 कॉलम, 3 रो 3 कॉलम्स, दिख रहा है, बढ़िया। इसमें 3 रो है और 1 कॉलम है, इसमें 1 रो 3 कॉलम। ये आपकी कॉलम मैट्रिक्स, ये आपकी रो मैट्रिक्स, आगे बता देंगे अभी। ये हो जाएगा 3 क्रॉस 3, यहाँ पे दिस इज 2 क्रॉस 3 एंड दिस इज अगेन 3 क्रॉस 3। अब टाइप बताना है। टाइप में ये आप इसको क्या बोल सकते हो, आप इसको रो मैट्रिक्स बोल सकते हो। दिस इज रो मैट्रिक्स, दिस इज कॉलम मैट्रिक्स, दिस इज रेक्टेंगुलर, इसको आप क्या बोलोगे, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ये क्या है, ये वापस से एक रो मैट्रिक्स हो गई। ये है आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स, ये भी है सिर्फ और सिर्फ एक स्क्वायर मैट्रिक्स। डायगोनल में जीरो का कोई सेंस नहीं है। यहाँ पे 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है और सारे सारे जीरो, तो इसको हम कहेंगे नल मैट्रिक्स। ये भी है नल मैट्रिक्स। यहाँ पे है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इसको हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। सारे एलिमेंट्स इक्वल है तो स्केलर। ये है टाइप्स और उनका ऑर्डर। आई होप दिस इज क्लियर। बेसिक सा क्वेश्चन था। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप। अब यहाँ पे
सी टाइप, ये सी मैट्रिक्स दिया है, सी का मतलब यहाँ पे थर्ड रो नहीं है, सी का मतलब मैट्रिक्स का नाम सी था और हमें C21 निकालना था। C21 का मतलब क्या है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, जो ये वाला एलिमेंट होता है। तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम पे आपको -1 मिल जाएगा, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, दिस 2, ये 2 हो जाएगा। फिर C13, 1 मतलब 1 एंड 3 विच इज -3, ये मिल रहा है। तो मैं सारे एलिमेंट्स यहाँ रख देता हूँ, -1 +2 माइनस ऑफ -3, ऐसा कुछ आएगा। अब एलिमेंट को ऐड कर दोगे, -1, ये 1 ही बचेगा, 1 + 3, आंसर इज 4। तो फाइनल आंसर इज 4। सिंपल सा था, सिर्फ आपको पोजीशन से एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करना था। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमें मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना है। पहले आप वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो, देन सोल्यूशन देखो। सॉल्व करोगे तो अच्छे से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। यहाँ पे मैट्रिक्स ए बोली गई है 2x3 की, तो अगर मैट्रिक्स ए 2x3 की है, यानी 2 रोज हैं 3 कॉलम्स हैं, तो मुझे A11 देखने को मिलेगा, A12 एंड A13, 3 कॉलम्स थे और 2 ही रो हैं, तो 21, 22 एंड 23। दिस इज द मैट्रिक्स 2x3। अब एक एक करके हम एलिमेंट को भरते हैं। मैं डायरेक्टली कर सकता हूं, तुम अगर एक स्टेप और करना है, जैसे मैंने समझाया था लिख लिख के आई जे की वैल्यू, वैसे भी कर लो। अब मैंने जब यहाँ पे 1 एंड 1 भरा, तो 1 एंड 1 3, 3 + 3 का स्क्वायर 9, 9/2, तो ये आ जाएगा आपका 9/2। ऊपर का स्क्वायर हो रहा है, नीचे का थोड़ी हो रहा है। फिर अगर मैंने 1 2 भरा, 4 5, 25/2, 25/2। एंड जहां जिस तरीके से पैटर्न चल रहा है, मुझे लग रहा है 49/2 होगा। देखते हैं, 3 2 6 + 1, यस 49/2। आई और जे की वैल्यू रख रहा हूं खाली मैं यहाँ पे, और कुछ नहीं। आपको एक बार रख के भी दिखा देता हूं। जैसे A21, तो मैं लिखूंगा 2 + 2 × 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 2 × 1 2, 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 डिवाइडेड बाई 2 इज 8। फिर 2 2 रखा, 2 + 4, 6 का स्क्वायर 36 डिवाइडेड बाई 2 विच इज 18। एंड 3 2 3 रखा, तो 2 + 6, 8, 8 का स्क्वायर 64 डिवाइडेड बाई 2 32। तो ये आंसर आ जाएगा आपका 3 6 + 2 8, 8 का स्क्वायर 64, 64 डिवाइड बाई 2 32। तो दिस इज मैट्रिक्स ए। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखते हुए अगले क्वेश्चन को करना है, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में ही यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गया मॉड्यूलस से। ये होता है मॉड्यूलस I - j डिवाइडेड बाई 3, मतलब कि कह सकते हो एब्सोल्यूट वैल्यू। और मुझे चाहिए B11, B12, B21 एंड B22। अब मुझे एलिमेंट्स एक एक करके रखने, तो B के अंदर क्या आ जाएगा, जब मैंने 1 1 रखा तो ये अपने आप ही 0 हो गया। 1 2 रखा तो 1 - 2 -1 होता, लेकिन मॉड लगा है यानी कि +1, तो 1/3। अब 2 1 रखा तो अगेन वही 1/3, 2 रखा तो 0। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो A एंड B मैट्रिक्स इस तरीके से आपको मिल जाएंगे। आई होप आपने पहले खुद सॉल्व किया होगा, देन सोल्यूशन देखा। So let's move on to the next question, which is okay. Next question, next concept. Concept है algebra of matrices. Algebra का मतलब भाई एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है, लेकिन वेरिएबल्स के फॉर्म में। अब वेरिएबल्स के फॉर्म को ही हम algebra कहते हैं। सीधी लाइन बन गई, बहुत बढ़िया। तो algebra of matrices में हमें 3 चीजें पढ़नी है। एक तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर वैल्यू। स्केलर का मतलब क्या है, किसी मैट्रिक्स को ऐसे आप लिख लो 5 × 1 2 3 4, ऐसा कुछ लिख रहे, तो नंबर से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दिया। और यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स है 1 2 3 4 ± 2 3 4 8, मतलब कोई भी रैंडम नंबर यहाँ पे आ सकता है। प्लस माइनस सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स होती हैं। और मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 और मोर मैट्रिसेस, मतलब कुछ ऐसा आपने लिखा 1 2 3 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 3 4 8। तो कुछ इस तरीके से 3 चीजों के बारे में पढ़ना है, स्केलर से मल्टीप्लिकेशन, एडिशन सब्ट्रैक्शन, और 2 मैट्रिक्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन। एक चीज मिसिंग है क्या, डिवीजन। लेकिन मैट्रिक्सेस का डिवीजन नहीं होता, उसका इनवर्स होता है, लेकिन इनवर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो इनवर्स पे हम आएंगे, लेकिन मैट्रिसेस चैप्टर में नहीं, डिटर्मिनेंट चैप्टर में। तो वहां जब आएंगे तब बात करेंगे। अभी बात कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर वैल्यू। तो रटने से क्या फायदा, जब हम प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझ सकते हैं। अब एक अज्यूम करो चीजें, एक बेकर है जो 2 टाइप की ब्रेड्स को बेक करता है। अब उसको जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए उन 2 टाइप की ब्रेड्स को बेक करने के लिए, वो एज फॉलोज हैं। तो आप जिस चीज को एक लिस्ट के फॉर्म में लिखते हो, उसी को मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा जाता है। मैट्रिक्स का जो मेन यूज केस है वो यही है कि कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को इजी टू अंडरस्टैंडेबल चंक्स में हम यहां ब्रेक करें।
मैं ब्रेड 1 ब्रेड 2 ना लिखूंगा, नहीं लिखूंगा, आगे जब प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी तो हमें ये ब्रेड 1 ब्रेड 2 लिखने की जरूरत नहीं है, ऑल्दो लिख रहे हैं तो मैं समझाने के लिए। ब्रेड 1 में 2 यूनिट्स फ्लावर यूज होता है, 50 ग्राम्स बटर यूज होता है और मिल्क 20 ml यूज होता है। ब्रेड 2 में 3 kg फ्लावर यूज होता है, 25 ग्राम बटर यूज होता है और 10 ml मिल्क यूज होता है। तो तुम देख रहे हो इसी चीज को हमने इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। इन्होंने बोला कि संडे को क्या होता है, बेकर प्लान करता है 3 गुना ब्रेड बनाने का, थ्राइस एज मच एज ही डज ऑन द रेगुलर डे। क्यों? क्योंकि संडे को रश ज्यादा होता है, छुट्टी होती, ब्रेड खाने का मन भी करता है, तो उसके लिए वी नो दैट विल हैव टू टेक थ्राइस द क्वांटिटी। अब जो क्वांटिटी वो यूज कर रहा था उसका उसको 3 गुना यूज करना है, क्योंकि 3 टाइम्स जब क्वांटिटी आपको प्रोड्यूस करनी है तो रॉ मटेरियल भी 3 टाइम्स ही आपको लेने पड़ते हैं, ठीक है। तो यहां पे इसका 3 गुना करेंगे हम कैसे, इस केस में जो ओरिजिनल मैट्रिक्स थी, ये मैट्रिक्स थी जिसमें हम 250 20 लिखे, 3 25 10 लिखे, तो इसका 3 गुना हो जाएगा। मतलब 2 की जगह मुझे 6 kg फ्लावर चाहिए, 50 ग्राम की जगह मुझे 150 ग्राम बटर चाहिए और 20 ml मिल्क की जगह 60 ml मिल्क चाहिए। लॉजिकली चीजें समझ में आ रही है। इसी चीज को मैट्रिक्स फॉर्म में हम लिखते हैं। मैट्रिक्स बनाइए, अब इसको 3 गुना करना है, तो 3 टाइम्स दी ओरिजिनल क्वांटिटी। अब ओरिजिनल क्वांटिटी को 3 गुना करने के लिए हम यहां मल्टीप्लाई करेंगे। वो मल्टीप्लाई होगा कैसे, ये जो 3 होगा ये सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। देखो कोई भी भेदभाव नहीं है, सबके साथ मल्टीप्लाई, जो भी मैट्रिक्स के अंदर लिखा है ये 3 सबसे मल्टीप्लाई होगा। और आपको यहां देखने को मिलेगा 3 इंटू 2, 3 इंटू 50, 3 इंटू 20, फिर 3 इंटू 3, 3 इंटू 25, 3 इंटू 10। इस तरीके से 3 सबके साथ मल्टीप्लाई हुआ और आपको संडे को क्या यूज हो रहा है वो दे दिया। दिस इज 3 टाइम्स ऑफ 8। यही होता है स्केलर से मल्टीप्लीकेशन का मतलब, आपका जो नंबर होता है वो सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है जो भी ओरिजिनल मैट्रिक्स में मौजूद था, ठीक है। बेसिक सा अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जानी चाहिए। कुछ प्रॉपर्टीज है स्केलर मल्टीप्लीकेशन की, वो हम समझते हैं। मान लीजिए 2 मैट्रिसेस हैं ए बी और इनके m क्रॉस n का ऑर्डर है, k और p इसके नंबर्स हैं, सिर्फ रैंडम नंबर्स दिए हैं। तो अगर मैं मानो मैट्रिसेस को ऐड करके उसमें स्केलर मल्टीप्लाई करूं या स्केलर को मल्टीप्लाई कर दूं पहले बाद में ऐड करूं, सेम आंसर मिलेगा। 2 स्केलर डिफरेंट, दोनों को ऐड करके मैं मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करूं या दोनों को सेपरेटली मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करके बाद में मैट्रिसेस को ऐड करूं, तब भी मुझे यहां पे सेम रिजल्ट मिलेगा। सेम विथ सब्ट्रैक्शन। तो ये 3 प्रॉपर्टीज हैं एडिशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन की जो तुमको पढ़नी है, ठीक है। आई होप दिस इज आल्सो क्लियर, इजी है। अब देखो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, एडिशन क्यों करते हैं, कैसे करते हैं उसको समझते हैं। बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है। लेट अस कंसीडर अ सिनेरियो वेयर स्टूडेंट्स ऑफ 3 सेक्शंस ऑफ क्लास 12 आर टू बी डिवाइडेड फॉर 2 ग्रुप एक्टिविटीज इन द मैथ लैब। मैथ लिखा है। द डिटेल्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स फॉर द एक्टिविटीज आर एज गिवन बिलो। बेसिकली जितने भी मान लीजिए क्लास 12 ए के जो नंबर ऑफ बॉयज थे, 6 गए ग्रुप 1 में, 4 गए ग्रुप 2 में, ठीक है। और लड़कियां 8 गई ग्रुप 1 में, 6 गई ग्रुप 2 में। लेकिन ये जो टोटल ये क्लास 12 ए का है ना, जितने भी बच्चे क्लास 12 ए के हैं, तो टोटल हम इनको कर सकते हैं। तो हम बेसिकली करते क्या है, हमने 2 मैट्रिक्स बनाई। लेट मैट्रिक्स ए रिप्रेजेंट ग्रुप 1 स्टूडेंट्स एज दिस। अब ये ग्रुप 1 के स्टूडेंट्स हैं 6 4, मतलब 6 लड़के इधर हैं और यहाँ पे ग्रुप 1 8 लड़कियां इधर हैं, 5 लड़के इधर हैं, 9 लड़कियां इधर हैं, 8 लड़के इधर हैं, 7 लड़कियां। ये ग्रुप 1 है और ये ग्रुप 2 है। 2 ग्रुप्स बने तो इनको हमने सेग्रीगेट कर दिया। इस तरीके से सेग्रीगेट हो गए। अब मुझे टोटल बताना है कि कितने उस क्लास में लड़के थे और लड़कियां थी। तो मुझे करना क्या, इन दोनों ग्रुप्स को मर्ज कर देना है। तो दोनों ग्रुप्स को जब आप ऐड करोगे a प्लस बी यहां पे बन जाएगा। तो G1 एंड G2, ए क्लास ए के मतलब सेक्शन ए के जो 6 लड़के थे वो 4 लड़कों में और ऐड हो गए, टोटल बन गए 10 लड़के। सेक्शन ए में कितने लड़के थे, 10 लड़के। और वो चीज आप यहां से देख भी सकते हो, टोटल 6 + 4 देवर 10 बॉयज एंड 14 गर्ल्स। और इनको ऐड करके भी मुझे वही मिल रहा है। सो टोटल सेक्शन ए में कितने बच्चे थे, 10 लड़के थे, 14 लड़कियां थी। बी में 10 लड़के, 13 लड़कियां। सी में 12 लड़के, 12 लड़कियां। इस तरीके से ये टोटल बच्चे हैं उस क्लास में, सेपरेटली ग्रुप थे। और इनको हम तोड़ भी सकते हैं दोनों तरीके से, आप जोड़ भी सकते हो, तोड़ भी सकते हो, वही चीज चलती है। सो फॉर 2 मैट्रिसेस ए एंड बी ऑफ द सेम ऑर्डर, जरूरी क्या है, यहाँ पे ऑर्डर सेम होना चाहिए। आप ये नहीं कर सकते कि मान लो मैंने 1 2 ऐसे लिखा है, प्लस कर दिया इसमें 1 2, दिस इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है। डिफरेंट ऑर्डर्स कैन नॉट बी एडेड, ऑर्डर्स शुड बी दिस, मस्ट बी सेम। The sum of 2 matrices A S B defined as S of I J। इतना आपको समझना नहीं है, जो मैंने बताया कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होते हैं। इसका पहला एलिमेंट इसके एलिमेंट से ऐड हुआ,
ये 8 जो है 6 से ऐड हुआ, ये 5 जो है ये 5 से ऐड हुआ, 9 4 से ऐड हुआ। तो कोरिस्पॉन्डिंग प्लेसेस के एलिमेंट्स ही यहाँ पे ऐड होते हैं। ठीक है, बेसिक सा है, समझ में आ गया होगा। देखो, बोथ द मैट्रिसेस मस्ट बी ऑफ इक्वल ऑर्डर एंड सम ऑफ मैट्रिसेस ऑब्टेन बाय एडिंग कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ द सेम ऑर्डर। तो जो जिसको तुम ऐड कर रहे हो उसी ऑर्डर की सम भी आएगी। ये तो भाई नो ब्रेनर था, ये नहीं भी लिखते तो इतने समझदार आप हो, तुम समझ जाते। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन है, ये पहला प्रॉपर्टी यही है कि जो सेम टाइप के ऑर्डर की मैट्रिसेस आप ऐड कर रहे हो, फाइनल ऑर्डर भी सेम होगा जो आपने ऐड की थी। मल्टीप्ली एडिशन कॉम्यूटेटिव होता है, आप ए में बी ऐड करो या बी में ऐड करो फर्क नहीं पड़ता, कॉम्यूटेटिव होता है, एसोसिएटिव होता है। तीन मैट्रिसेस है तो पहले बी और सी को ऐड करके फिर उसमें ए ऐड करो, या पहले ए और बी को ऐड करके फिर उसमें सी ऐड करो, दोनों का जो रिजल्ट आता है वो सेम आता है। जीरो मैट्रिक्स इसकी एक एडिटिव आइडेंटिटी होती है। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि अगर आप कुछ ऐड करो और वो चीज चेंज ना हो, देन दैट थिंग इज नोन एज एडिटिव आइडेंटिटी। और मैट्रिक्स के लिए नल मैट्रिक्स इज द काइंड ऑफ मैट्रिक्स जो एडिटिव आइडेंटिटी की तरह काम करता है। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि कुछ भी आप किसी चीज में ऐड कर रहे हो और फाइनल आंसर जीरो हो जाए, तो मैट्रिक्स का नेगेटिव टाइम्स आपका एडिटिव इनवर्स देता है। उन दोनों को ऐड करने के बाद आपको नल मैट्रिक्स देखने को मिलती है। अब एक क्वेश्चन है, पहले पॉज द वीडियो, ट्राई टू सॉल्व इट, देन सी द सॉल्यूशन। तो आपने अभी तक सॉल्व कर लिया होगा। फॉर द मैट्रिसेस ए बी एंड सी हमें कैलकुलेट करना है सबसे पहले 2a। पहले पार्ट में देखो सिर्फ 2a कैलकुलेट करना था, मतलब कि आप पहले उस मैट्रिक्स जो a दी है उसको डबल कर दो। तो 6 8 0 -2 24 एंड 6 12 2 एंड 4, सारे एलिमेंट्स डबल हो गए तो ये 2a बन जाएगा। अब a b में ऐड करके c को माइनस करना है, ये भी बहुत डिफिकल्ट नहीं है। तो उसके लिए आपको करना क्या होता, a और b पहले ऐड कर लेते हैं। इफ यू नीड टू फाइंड a प्लस बी माइनस सी, देन फाइंड a प्लस बी पहले। तो a प्लस बी यानी इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। वी राइट 10, 3 प्लस 7 10, 4 प्लस 7 11, 0 प्लस 2 इज 2। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होते हैं। -1 प्लस -11 -12 देता है। 12 plus 0 is again 12, 3 and 2 will give you 5, 6 and 3 will give you 9। corresponding elements ऐड करना है। 1 and -1 will give you 0, 2 and 4 will give you 6। अब इसमें आपको माइनस करना है, क्या माइनस करना है, इस एलिमेंट को विच इज सी। तो 11 2 -3 2 0 and 1 1 9 and 1। अब जैसे एडिशन कर रहे थे वैसे सब्ट्रैक्शन भी होता है, नॉट अ बिग डील। देखो एक सेकेंड, यस। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा 10 - 11 -1 मिलेगा। 11 - 2 यहाँ पे 9 आएगा। 2 देखो 2 माइनस ऑफ -3, तो जब यहाँ माइनस साइन लगेगा इधर ये प्लस हो जाएगा, तो बन गया 5। -12 -2 माइनस का 14, 12 - 0 12 आएगा। 5 - 1 4 आ गया। 9 - 1 इज 8, 0 - 9 इज -9, 6 - 1 इज 5। तो ये आपका फाइनल आंसर मिलेगा। लास्ट में आपको दिया है 3b - a प्लस 2c। तो पहले इसको लिख लेते हैं, ये आपका सेकेंड पार्ट का आंसर था। देन लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड पार्ट, इसको यहीं पे कर देते हैं। सो थर्ड पार्ट में लेट्स राइट इट डाउन। सबसे पहले तो 3b - a प्लस 2c, तो इसको लिख लेते हैं। पहले 3a करना पड़ेगा। सो 3a करने के लिए चलो इधर ही लिख लेते हैं, जगह भी बहुत है। 3a लिखने के लिए सबसे पहले 3b है, सॉरी 3b, इसको 3 गुना करना है। 21 21 6 माइनस का 33 0 6 9 माइनस का 3 4 3 12, ये आ गया 3b। माइनस साइन लगाएंगे और a मैट्रिक्स को लिखेंगे 3 4 0 -1 12 एंड 3 6 1 एंड 2। इसमें कुछ नहीं था तो ऐसे लिख दिया। प्लस 2c, तो प्लस साइन लगा के यहाँ पे 2c भी लिख लेते हैं, इसका डबल करके लिख लो बेसिकली। तो 22 4 माइनस का 6 4 0 2 2 18 एंड 2।
तो डबल करके लिख लिया। अगर कोई और कैलकुलेशन एरर नहीं है तो आपका आंसर आ जाना चाहिए। देखो भाई 21 माइनस 3 प्लस 22, अब आप कैसे करते हो वो आपके ऊपर है। 21 प्लस 22 43 माइनस 3 विल गिव यू 40। ठीक है, आप 2-3 स्टेप में भी कर सकते हो। 21 प्लस 4 25 -4 प्लस 4 0, ऐसे 21 ही हो जाएगा। तो दिस इज 21। 6 माइनस 0 -6, अब ये तो गायब होके 0 बन जाएगा। -33 प्लस 1, तो माइनस का 32, -32 प्लस 4 माइनस का 28। देन यू हैव 0 -12, इधर -12 और कुछ है नहीं, तो -12 ही मिल जाएगा इधर। 6 माइनस 3 इज 3 एंड 3 प्लस 2 इज 5। Then 9 minus 6 is 3. 3 plus 2 is again 5. Minus 3 minus 1. Minus 3 minus 1 will give you -4. -4 18 plus का 14. 12 minus 2 is 10. 10 plus 2 is again 12. तो ये आएगा आपका फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये 3 छोटे छोटे क्वेश्चन थे एडिशन सब्ट्रैक्शन या अलजेब्रा पे, यही होता है अलजेब्रा और कुछ नहीं। आई होप समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन विच इज दिस। Find x and y if x plus y is this number and x minus y is this number. So this is another type of a good question जहां पे आपको एज अ साइमल्टेनियस इक्वेशन दी जाती है और उसको ट्रीट भी आपको एज अ साइमल्टेनियस इक्वेशन करना है। जैसे आप नॉर्मल x प्लस वाई लिखते थे, a प्लस बी लिखते थे, अब यहाँ पे मेट्रिसेस हैं, तो कैलकुलेशन कैसे करना है, बड़ा सिंपल सा है। आपको लिख देना है जो लिखा है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू -1 13 2 एंड 4, एंड इधर लिख देना है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5 -8 3 एंड 0। नाउ वी एड इट अप। हम क्या कर रहे हैं, हम ऐड कर रहे हैं, एडिंग। सो व्हेन वी ऐड x एंड x विल बिकम 2x प्लस y माइनस y विल बिकम 0, वो गायब हो गया। ऐड करने से क्या होगा, -1 प्लस 5 विल गिव मी 4, 13 माइनस 8 विल गिव मी 5 and 2 plus 3 will give me again 5, 4 plus 0 4, तो ये मिल जाएगा 2x मैट्रिक्स। अब आपको x कैलकुलेट करना है, you need to find x, तो x के लिए ये जस्ट डिवाइड बाय 2, तो मिल जाएगा 2 5 बाय 2 5 बाय 2 एंड वापस से 2, ठीक है ना। तो ये x मैट्रिक्स मिल जाएगी। अब इसको किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं। ये आपकी इक्वेशन 1 थी, ये आपकी इक्वेशन 2 थी। नाउ पुट दिस x इन इक्वेशन नंबर 1 में रख लेते हैं। तो 1 में जब आपने रखा तो आपको मिलेगा 2 5 बाय 2, आप 2.5 लिखना चाहो 2.5 भी लिखो, कोई गलती नहीं। 5 बाय 2 एंड 2 प्लस का y विल गिव यू दिस नंबर, माइनस का 1 13 2 एंड 4, ये मिल जाएगा इनको ऐड करके। तो y की वैल्यू यूल गेट एज -1 13 2 4, माइनस लगाओगे 2 5 बाय 2 5 बाय 2 एंड वापस से 2, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करके हम लिख लेते हैं, -1 - 2 विल गिव यू -3, 13 - 5 बाय 2 विच इज 21 बाय 2, 2 - 5 बाय 2 तो -1 बाय 2 एंड 4 - 2 इज 2। दिस इज द फाइनल आंसर। ये y हो गया, ये x हो गया। सिंपल तरीके से आपने आंसर निकाल लिया। साइमल्टेनियस इक्वेशन की तरह सॉल्व करना था, कुछ और नहीं करना था, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। Let's move on to the next question. Okay, next concept actually, multiplication of matrices. So multiplication of matrices कुछ weird तरीके से काम करता है। वो तरीका क्या है समझ जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, बट एक रियल लाइफ एग्जांपल समझते हैं कि क्यों यूज करते हैं। तो एक एप्लीकेशन है मैट्रिक्स का रियल लाइफ सिचुएशन में। नेहा प्राइवेट लिमिटेड करके एक कंपनी है, उसने एक पब्लिक रिलेशन फर्म को हायर किया है टू प्रमोट देयर बिजनेस बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग फ्री सैंपल ऑफ 2 प्रोडक्ट्स। 2 प्रोडक्ट्स को वो फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। द कॉस्ट ऑफ प्रमोशन पर सैंपल ऑफ ईच प्रोडक्ट इज रुपीज इज गिवन बाय, मतलब प्रोडक्ट 1 की जो पर सैंपल की कॉस्ट है वो 4.5 रुपीज है, और प्रोडक्ट 2 की जो पर सैंपल की कॉस्ट है वो 5 रुपीज पर प्रोडक्ट है। Then the number of products of each type promoted among men and women in a city is given by this matrix. मतलब men को जितने भी एक सिटी थी उसमें men को 20,000 प्रोडक्ट 1 दिए गए हैं और 10,000 प्रोडक्ट 2 दिए हैं ट्राई करने के लिए, एज अ सैंपल देते हैं बिल्कुल। वुमेन को 15,000 प्रोडक्ट 1 दिए गए और 21,000 प्रोडक्ट 2 दिए गए। तो ये फ्री में बांटे गए प्रोडक्ट्स हैं। तो सवाल ये है कि कितना खर्चा किस पे हुआ है, किस प्रोडक्ट पे किसको कितना खर्चा हुआ है। तो वो चीज कैलकुलेट करने के लिए हम मैट्रिक्स अलजेब्रा का यूज करते हैं।
हम बिना अलजेब्रा के भी कर सकते हैं इस चीज़ को, लेकिन जब प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स होने लगती हैं तो दिक्कत होती है डेटा को रिप्रेजेंट करने में। शुरुआत आपको इजी समझा के करी जाती है, फिर धीमे धीमे उस पर बिल्ड करते हैं। तो अगर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक नहीं आता तो डिफिकल्ट चीज़ कैसे पढ़ोगे। तो यहाँ पे मेट्रिक डायरेक्टली भी हम करते, 4.5 वाले सैंपल 20,000 मेन को दिए गए और 5 रुपए वाले 10,000 दिए, तो टोटल जो कॉस्ट लगी है वो 1,40,000 लगी है। और सेम चीज वुमेन को प्रमोट करने में 1,72,500 पड़ी है। अब इसी चीज को हम एक इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, विच इज नोन एज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। एक मैट्रिक्स एक्स है, एक मैट्रिक्स सी है, जहां सी कस्टमर्स हैं, एक्स सी क्या है भाई, रुको देखें जरा, एक्स हैं जितने भी लोग हैं और सी है कॉस्ट। ओके, तो अगर मुझे टोटल निकालना है तो मैं ये देखूंगा कि कितने लोगों को क्या मिला है। इसीलिए वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सी, जहां पे हम लोगों को, कस्टमर्स को नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, जो प्रोडक्ट्स का प्राइस है उससे मल्टीप्लाई करने हैं। ये नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो डिस्ट्रीब्यूटेड है और ये वो कॉस्ट है पर प्रोडक्ट की। अब देखो कैलकुलेशन बड़ा सिंपल सा होता है, किस तरीके से सिंप्लीफाई हुआ। तो हुआ ये है एक्चुअली में, बहुत ध्यान से समझना कि मैंने क्या किया, इसको, इस जो पहली रो थी आपको आपको इस कॉलम से मल्टीप्लाई किया और कोरिस्पॉन्डिंगली ही मल्टीप्लाई हुआ। मतलब ये जो 20,000 है वो 4.5 से मल्टीप्लाई हुआ है और जो ये 10,000 है वो 5 से मल्टीप्लाई हुआ है, और इनको ऐड करके एक ही जगह लिख लिया गया। फिर 15,000 जो था वो भी 4.5 से हुआ है, 21,000 जो वो 5 रुपए से हुआ है। अब ये देखने में जितना कॉम्प्लेक्स लगता है वो है नहीं, आगे जब क्वेश्चंस करोगे समझ में आने लगेगा, और इस तरीके से आप इसको डिनोट कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, दो मैट्रिक्स को अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है, और जो लिखा उसी को चीज को समझा रहा हूं। एक मैट्रिक्स है ए नाम से जिसका ऑर्डर है m इंटू एन, और दूसरी मैट्रिक्स है बी नाम से जिसका ऑर्डर है p इंटू क्यू। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे और एक फाइनल मैट्रिक्स के अंदर स्टोर करोगे, लेट से उसका जो ऑर्डर सी हो गया, उस मैट्रिक्स का नाम सी है, आप मल्टीप्लाई करना चाह रहे हो और एक नई मैट्रिक्स के अंदर स्टोर करना चाह रहे हो। मल्टीप्लीकेशन तभी पॉसिबल है, तो कोई लिखा है ना, is finding the element we multiply the ith row of the first element with the kth row of the second। ये सब समझने में अगर दिक्कत हो रही है, अच्छा p दिया है तो p लिख लेते हैं, चलो एक प्रोडक्ट मैट्रिक्स यहाँ पे p मिलेगी। अब इसका ऑर्डर भी मैं बताऊंगा, लेकिन चलो ठीक है, कैपिटल p मिल रही है। सबसे पहली चीज, मल्टीप्लीकेशन इज पॉसिबल ओनली इफ, यहां मैं लिख लेता हूं, मल्टीप्लीकेशन इज पॉसिबल only if, मल्टीप्लीकेशन इज पॉसिबल ओनली इफ इसका जो कॉलम है ए का, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए, ओनली इफ नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। मल्टीप्लीकेशन तभी पॉसिबल है जब ये वाली कंडीशन ध्यान में रख के चलोगे, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए मस्ट बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज ऑफ पी। मतलब यहां पे n शुड बी इक्वल टू p। अगर ये दोनों नंबर्स बराबर नहीं है तो मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा, और जो ये रिजल्ट मैट्रिक्स आता है वो बचे हुए नंबर्स का ऑर्डर बनाता है। मतलब इसका जो भी ऑर्डर होगा वो बचे हुए नंबर्स का ऑर्डर होगा, मतलब m क्रॉस q। आपको देखना है पॉसिबल तब है जब n और p बराबर हैं, और जो फाइनल ऑर्डर आएगा वो m क्रॉस q का आएगा। इसको और अच्छे से साफ सुथरे तरीके से चलो यहां पे लिख दे रहे हैं, इफ a has m cross n order and b has p cross q order, so multiplication is possible only if number of rows and sorry number of columns of first matrix, फर्स्ट मतलब जिसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उसमें पहला कौन है, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। ये चीज होना जरूरी है, ये एक जनरलाइज स्टेटमेंट है, ये होगा तभी आपका मल्टीप्लिकेशन होगा, वरना मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। भैया आ जा, ओके कोई बात नहीं,
सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। ओके, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी तभी बनेगी जब ऐसा होगा। अब इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग दैट इज n must be equals to p and the resultant matrix will have order as m cross q। ऐसे m cross q होगा उसका ऑर्डर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज है। मल्टीप्लीकेशन होगा तब होगा जब ऐसे होगा। तो मल्टीप्लाई करने के लिए मेट्रिसेस को सेम ऑर्डर का होना जरूरी नहीं है, सिर्फ इस कंडीशन को वो सेटिस्फाई करेंगे तो मल्टीप्लाई भी हो जाएंगे। ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, हमें यहाँ पे ए बी और बी ए फाइंड करना है। ये क्या बताएगा कि मल्टीप्लीकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं होता। अगर मुझे अब यहाँ पे ए बी कैलकुलेट करना हो, देखो कैसे कैलकुलेट करना है। एग्जाम्पल समझाने के लिए ही है। ये है 3 5 -4 एंड 6, और बी इसके साथ लिखेंगे -9 2 1 एंड -7। इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 था, इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 था। तो ये 2 सही है, हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन। और जो फाइनल आंसर आएगा उसका भी ऑर्डर जो होगा वो भी 2 क्रॉस 2 होगा। क्यों है, समझ में आ रहा है? ये जो 2 बचा था वो इधर आ गया, ये जो 2 बचा था वो इधर आ गया। इस तरीके से 2 क्रॉस 2 है, समझे? अब मल्टीप्लीकेशन का तरीका देखो और समझो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला एलिमेंट, जो पहला एलिमेंट आपको लाना है वो कैसे आएगा? आप जब इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे और कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करोगे तब पहला एलिमेंट आएगा। कहने का मतलब यू राइट 3 इंटू -9, थोड़ा दिख नहीं रहा, कोई बात नहीं, 3 इंटू -9, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूं, 3 इंटू -9 प्लस 5 इंटू 1। ये है पहला एलिमेंट। ये पूरी चीज कंस्टिट्यूट्स ऑफ अ फर्स्ट एलिमेंट। जिसको मैंने यहां मल्टीप्लाई किया है उनके कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होकर आपको ऐसा एलिमेंट देंगे, तभी वो कहलाएगा कि वो पहला एलिमेंट है। ठीक है। अब आते हैं दूसरे एलिमेंट पे। दूसरे एलिमेंट के लिए क्या करना है आपको? इसी को, एक सेकेंड, रेस्ट्रिक्ट दिस कलर। आपको ना इसी रो को इस दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब कि 3 इंटू 2 प्लस 5 इंटू -7, ये हुआ। इसी रो को इस दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। पहले रो पे काम कर रहे थे तो पहले रो को ही उठाना है। पहले कॉलम का एलिमेंट चाहिए तो पहला कॉलम का एलिमेंट आ गया। ठीक है, इस तरीके से इसको मल्टीप्लाई करना है। अब ध्यान से समझो अगला कैसे आएगा। अगले को हम ऑरेंज कलर से ले लेते हैं। आपको चाहिए दूसरा रो और पहला कॉलम। -4 इंटू 9, -4 इंटू -9, फिर बीच में आएगा प्लस साइन, 6 इंटू 1। ये है आपका तीसरा एलिमेंट। फिर आखिरी एलिमेंट के लिए आपको इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो -4 यहां लिख लेते हैं, -4 इंटू 2 प्लस 6 इंटू -7, ये करना है। अब ये करने के बाद जो भी ऐड सब्ट्रैक्ट करके आए वो आपका आंसर हो जाएगा। जैसे यहां पे यूल गेट माइनस का 27 प्लस का 5, यहां पे यू गेट 6 प्लस माइनस का 35, यहां पे 36 प्लस 6, एंड यहां पे -8 माइनस का 42, 6 7 से 42। फाइनल आंसर जो आएगा इट विल बी माइनस का 22 माइनस का 29 माइनस का 29, 36 6 42, एंड ये आ जाएगा माइनस का 50। तो ये आएगी आपकी फाइनल मैट्रिक्स जो होगी A इंटू बी। ठीक है ना? आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट तो नहीं है लेकिन अच्छा कॉन्सेप्ट है। अब सेम चीज आप ए बी के साथ बी ए के साथ भी कर सकते हो। क्या बी ए में तुमको सेम आंसर मिलेगा? डेफिनेटली नॉट, क्योंकि -2 -9 2 1 एंड -7, और इसको मल्टीप्लाई करोगे 3 5 -4 एंड 6। मेरे मल्टीप्लाई करने से पहले आप करके देखो कि आपका आंसर क्या आ रहा है। मेरे हिसाब से मैं इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा। लेट्स शो यू दैट। मैं इस रो को इस कॉलम से, इस रो को कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। आई एम मल्टीप्लाइंग दिस रो बाय दिस कॉलम। तो जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे आपको मिल जाएगा, देखो, माइनस का 27
और प्लस और माइनस का 8, 2 इंटू -4 माइनस का 8। फिर नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट में आप इन दोनों एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करोगे, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर दोगे। जब आपने मल्टीप्लाई किया यू विल गेट माइनस का 45 एंड प्लस का 12। सिमिलरली इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, 1 3 जा 3 एंड प्लस का 28 आएगा। फिर इसी रो को आप इस कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 एंड 42 आएगा, 4 6 7 जा 42। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, यहाँ आ जाएगा माइनस का 35, यहाँ जाएगा माइनस का 33, देन यू हैव 31 एंड यू हैव माइनस का 37। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ बी ए। तो आप देख सकते हो क्लियरली कि ए बी जो है वो बी ए के बराबर नहीं है, और अगर ए बी बी ए बराबर नहीं है यानी कि मल्टीप्लीकेशन जो होता है वो कॉम्यूटेटिव नहीं होता। सो आई होप दिस इज क्लियर। मल्टीप्लीकेशन इतनी आसानी से क्लियर नहीं होता, इस पर आपको 2-4 क्वेश्चंस अभी और लगाने पड़ेंगे। कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, ये चीज पॉसिबल है, कम्यूटेटिव नहीं होती है बट एसोसिएटिव होती है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यहाँ पे मीनिंग क्या है, सिंपल सा अगर मैं बोलूं तो आप चाहे ए बी को मल्टीप्लाई करके उसमें सी मल्टीप्लाई करो, या बी सी को मल्टीप्लाई करके उसमें ए मल्टीप्लाई करो, लेकिन ए हमेशा इसी ऑर्डर में आना चाहिए, पहले ही आना चाहिए। ठीक है, फिर आती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव मल्टीप्लिकेशन होल्ड्स ट्रू फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस फॉर 3 मैट्रिसेस ए बी एंड सी। आपका ये वाली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वैलिड है और माइनस साइन के साथ भी वैलिड है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन जो होना चाहिए वो दोनों साइड पे डिवाइड होना, मतलब डिफाइन होना चाहिए। फॉर अ गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस m देयर एग्जिस्ट अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी i ऑफ सेम ऑर्डर। मल्टीप्लिकेशन बाय अ मैट्रिक्स में एक बहुत ही खास बात है, वो खास बात ये है कि आप कभी भी मैट्रिक्स में एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करो, वो मैट्रिक्स नहीं बदलती, और वो किसी भी तरीके से कर सकते हो, चाहे a इंटू आई करो चाहे आई इंटू ए करो, मैट्रिक्स नहीं बदलती। हाँ ऑब्वियसली सेम ऑर्डर होना जरूरी है। अब यहां से आपको समझाते हैं कि ए स्क्वायर क्या होता है, फिर ट्रांसपोज है, नेक्स्ट ट्रांसपोज है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन का मैं आपको एक क्वेश्चन और कराना यहाँ पे चाहूंगा। मान लीजिए आपको दिया है यहाँ पे 1 2 और एक मैट्रिक्स है 3 4। क्या ये मल्टीप्लाई पॉसिबल है? और अगर ये पॉसिबल है तो क्या ये पॉसिबल है कि 3 4 एंड 1 2? ठीक है, अब बात समझना, ये जो है इसका ऑर्डर है 1 क्रॉस 2 और इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 1। बढ़िया, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 1 और इसका है 1 क्रॉस 2। तो यहां पे देखो ये दोनों नंबर बराबर होने चाहिए मल्टीप्लिकेशन होने के लिए। बिल्कुल है, बिल्कुल है ना, बिल्कुल है। और जो फाइनल आंसर आएगा वो 1 क्रॉस 1 आएगा। जो बच गया उसको यहां लिखा, जो बच गया उसको यहां लिखा। तो मल्टीप्लाई कैसे करना होता है, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई, हमेशा एक रो एक कॉलम से मल्टीप्लाई। पहली मैट्रिसेस की हमेशा रो लेनी है और दूसरे वाले की हमेशा कॉलम को लेना है। तो जब आपने ये पहली रो ली और इसका पहला कॉलम लिया, आपको एक ही एलिमेंट वैसे भी मिलना है, तो 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4। सो फाइनल आंसर इज 3 प्लस 8 विच इज 11। आंसर इज 11 और ये 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स बन जाएगी। अब उधर क्या कुछ अलग है? बिल्कुल अलग है। अब यहां देखो ये 1 था, ये भी 1 था, मतलब मल्टीप्लिकेशन तो हो जाएगा भाई, लेकिन जो फाइनल आंसर आएगा दैट आंसर विल बी 2 क्रॉस 2। व्हाई? बिकॉज 2 इधर है 2 इधर है, तो 2 बाय 2 की मैट्रिक्स बन गई। कहीं से भी कोई 2 बाय 2 नहीं बन सकता था लिखने में, लेकिन बन रही है बिकॉज ऑफ द रूल्स। तो यहां पे 2 बाय 2 में क्या होता है, आपके पास A11 A12 A21 और A22 ऐसे एलिमेंट्स मिलने वाले हैं। तो ये जो पहला एलिमेंट है कैसे आएगा, जब आप पहले रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे पहला एलिमेंट आएगा। कुछ ऐड करने में और कुछ है नहीं, क्योंकि एलिमेंट्स एक्स्ट्रा मौजूद नहीं है। फिर आप अगर पहले रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको दूसरा एलिमेंट मिल जाएगा। फिर दूसरे रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये वाला एलिमेंट मिलेगा। फिर इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये वाला एलिमेंट मिलेगा। सो फाइनल आंसर वुड बी 3 6 4 एंड 8। ये हो जाएगी आपकी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होने के बाद। ठीक है, तो दोनों को मल्टीप्लिकेशन करना आना चाहिए। प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना समझोगे। आई होप दिस इज क्लियर। मेरे पास आपके लिए इसका एक बहुत ही अच्छा शॉर्टकट है, उस शॉर्टकट को समझ लोगे हमारा काम बन जाएगा। बढ़िया शॉर्टकट है, ध्यान से सुनना। देखो होता क्या है कि मान लीजिए एक मैट्रिक्स ए थी, इसको मैं ले लेता हूं A11
A12, A21, A22, A31, A32, ये मैट्रिक्स ए है। और एक मैट्रिक्स बी है जिसमें मैं लिख रहा हूं B11, B12 एंड B13, B21, B22 एंड B23। ये आपकी दो मैट्रिसेस यहाँ पे हो जाएंगी। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 3x2 का ऑर्डर है और ये 2x3 का ऑर्डर है। हम यहाँ पे ए बी भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप ए और बी को मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 और 2 सेम है, बढ़िया। और जो फाइनल आंसर आएगा इसका वो 3x3 का आएगा। लेकिन अगर आप बी क्रॉस ए, बी को ए से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर 2 इंटू 3 लिखा है और इधर 3 इंटू 2, ठीक है, बी पहले आ रही है, 2 इंटू 3, 3 इंटू 2। तो अब इसके जो कॉलम नंबर है वो इसके रो नंबर के बराबर है, मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो आपकी फाइनल मैट्रिक्स आएगी वो 2x2 की आएगी। अब सोचने वाली बात है, करना क्या है? करना ये है कि जब भी आप कैसे भी मल्टीप्लाई करो आपको फाइनल आंसर सी मिलेगा। जैसे इसमें 3/3 की मैट्रिक्स बन रही थी, आप ए क्रॉस बी को कर रहे थे, 3/3 की मैट्रिक्स बन रही थी, तो आप इसको बोलोगे C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32 एंड C33। तो आपको ये मैट्रिक्स मिलेगी। देखो मल्टीप्लाई करते समय आपको समझ में आना चाहिए ये जो एलिमेंट है ये ए और बी को मल्टीप्लाई करके आ रहा है। अब इस 1 के बारे में थोड़ा गहराई से समझते हैं। ये 1 जो है किस तरीके से आप सोच सकते हो। देखो भाई, ये जो 1 है ये बताता है कि पहली मैट्रिक्स का, इसमें जो ये पहला 1 है ये फर्स्ट मैट्रिक्स को डिनोट करता है और जो ये दूसरा 1 है ये सेकेंड मैट्रिक्स को डिनोट करता है जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। इस केस में जो फर्स्ट मैट्रिक्स है वो, इसको भी भूल जाओ, फर्स्ट मैट्रिक्स जो है वो ए है। अब ए का पहला रो लेना है और बी का पहला कॉलम लेना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करो, जोड़ के लिख दो। सिमिलरली मान लो 2 की बात करें, C22 की, सो 2 में क्या करना है, पहली मैट्रिक्स का दूसरा रो और इसका दूसरा कॉलम, रो कॉलम की तरह ही यहां पे बिहेव करना है। तो दूसरा रो मतलब ये एंड दूसरा कॉलम ये, आपस में इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये एलिमेंट मिलता है। ये लॉजिक जान जाओगे आपका काफी ज्यादा टाइम बचेगा डायरेक्ट क्वेश्चंस में, ठीक है। चलो भाई ये समझ में आ गया, तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉर ए 2 3 1 2 प्रूव दैट a स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई इक्वल्स टू 0 वेयर 0। तो आपको लेफ्ट साइड को प्रूफ करना है। प्रूफ करने का मतलब सिंपल, सॉल्व करो, LHS और RHS दिखाना है। जब भी प्रूफ बोला जाएगा ऑलवेज यूज द LHS एंड RHS वाली बात। तो LHS RHS कैसे करना है समझते हैं। पहले तो a स्क्वायर निकालते हैं। So when they ask you to find a square, it simply means a into a find out करना है, और a into a का मतलब है 2 3 1 2 multiplied by 2 3 1 2। सिंपल सी बात, ठीक। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, अब मल्टीप्लिकेशन आपको थोड़ा बहुत समझ में आने लगा होगा। पहला रो, पहला कॉलम, पहला एलिमेंट देता है 2 2 4 प्लस 3, ये पहला एलिमेंट मिल गया। फिर पहला रो, दूसरा कॉलम, दूसरा एलिमेंट देता है, मतलब कि 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2, ऐसा। फिर दूसरा रो, पहला कॉलम 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1, फिर 1 इंटू 2 एंड 3 इंटू 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2। ये एलिमेंट्स आपको ऐसे मिल जाएंगे। सॉल्व कर लो, सिंपल सा। ये आ जाएगा 7, 2 3 6 6 12, 2 2 4 3 4 7, ये एलिमेंट्स मिल जाएगा और इसको बोलोगे आप ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर निकाल दिया, 4a भी कैलकुलेट कर सकते हो। 4a कैलकुलेट करने के लिए इसको 4 गुना कर दीजिए, 8 12 4 एंड 8, तो दिस विल बी 4a। और i, यू नो, i हो जाता है 1 0 0 1। i मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और मैंने 1 0 0 0 1 0 0 0 1 क्यों नहीं लिया? सिंपल सा लॉजिक यार, 2/2 की बात करें तो 2/2 में ही एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। अब आपको फाइंड आउट करना था a स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई की वैल्यू रख लेते हैं। तो a स्क्वायर है 7 12 4 7, और माइनस करेंगे ये वाली वैल्यू विच इज 8 12 4 8, एंड प्लस करेंगे i वाली वैल्यू 1 0 0 1। आप इनको एक साथ बढ़िया नीट एंड टाइटली लिख सकते हो, 7 माइनस 8 प्लस 1, 12 माइनस 12 प्लस 0। कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को साथ में लिख दे रहा हूँ, 2/2 की ही बननी है। 4 माइनस 4 प्लस 0 एंड 7 माइनस 8 प्लस 1। तो नोटिस किया कुछ, ये बन गया 0 0 0 0 विच इज इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स विच इज इक्वल्स टू RHS। तो LHS जो है
हमने शुरू किया था LHS से, हम RHS पहुंच चुके हैं, तो LHS और RHS जब इक्वल है, देयरफॉर ये दोनों मैट्रिसेस मतलब दोनों साइड इक्वल है, तो वी हैव सक्सेसफुली प्रूव्ड। मन करे लिख देना लास्ट में हेंस प्रूव्ड, बड़ा अच्छा लगता है लास्ट में लिखना, ठीक है। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बढ़िया था, अच्छा था। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट एंड द लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस वीडियो लंबा जरूर है, लेकिन एक बार में सब पढ़ा दिया। मजा आ रही है? बिल्कुल आनी चाहिए। अगर आपको उसको टुकड़ों में देखना है तो भाई बिल्कुल देख सकते हो, मैं चैप्टर्स लिख दूंगा। एंड डोंट फॉरगेट द नोट्स मिल जाएंगे, नोट्स पढ़ सकते हो। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, देखो ट्रांसपोज बेसिकली ऐसे डिफाइन होता है कि आप नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम्स बना दोगे, और रोज जो एक्चुअल थी वो भी कॉलम्स बन जाएंगी। नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम्स तो बनी जाएंगी, लेकिन रोज और कॉलम्स का भी यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैंने लिखा है a को 2 3 1 -4, तो a डैश, इसको हम a डैश लिख देते हैं और a t लिख देते हैं। तो दोनों ही चीज क्या बताती है? ट्रांसपोज। a डैश लिखो या a t लिख दो, a के ऊपर सुपरस्क्रिप्ट में t लगा दो, तो ये a ट्रांसपोज बताती है। तो इसमें होता क्या है, आपके जो रोज की पोजीशन है वो चेंज होकर कॉलम बन जाता है, कॉलम बन जाते हैं रोज, वो अपने आप होता है। कैसे होता है? ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स दी हुई है, तुम समझ सकते हो। ये पहली रो थी, देखो 2 3 जो थी वो यहां दिखेगी, और जो दूसरी रो थी 1 -4 वो कॉलम बन गया, 1 and -4 इस तरीके से। तो ये फ्लिप हो जाता है, रो बन जाता है कॉलम, कॉलम बन जाता है रो। सिंपल से कॉन्सेप्ट, बिना किसी दिक्कत के हो जाएगा। ऐसे -2 0 1, देखो ऐसे हॉरिजॉन्टल था, वर्टिकल बन गया, दूसरा हॉरिजॉन्टल, दूसरा वर्टिकल, तीसरा हॉरिजॉन्टल, तीसरा वर्टिकल। तो ऐसे ही फ्लिप होता है, इसी को ट्रांसपोज करना कहते हो। ये सिर्फ स्क्वायर में नहीं होता, ये किसी भी टाइप की मैट्रिक्स में आप ट्रांसपोज लगा सकते हो। जैसे पी वाली मैट्रिक्स थी, इसका पी ट्रांसपोज, देखो जो पहला हॉरिजॉन्टल था वही पहला वर्टिकल बन जाएगा, दूसरा हॉरिजॉन्टल है वो दूसरा वर्टिकल बन जाएगा। एंड ये किसी भी तरीके से भी काम करता है। मान लीजिए एक मैट्रिक्स ए ले ली और इसमें लिख दिया मैंने 1 2 3, सिर्फ एक रो मैट्रिक्स है, तो इसका जो ए ट्रांसपोज हो जाएगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, 1 2 3, एक कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है। तो यहां पे जो ऑर्डर था वो 1 क्रॉस 3 था, यहां का ऑर्डर 3 क्रॉस 1 हो जाएगा। तो ऑर्डर भी फ्लिप होता है एंड एलिमेंट्स है वो तो फ्लिप होते ही होते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स में पता नहीं चलता क्योंकि वो 3/3 है, ये भी 3/3 है, लेकिन इस केस में देखो ये 2/3 है, ये 3/2 है, तो ऑर्डर भी फ्लिप होते हैं, वैल्यूज भी फ्लिप होती हैं। क्लियर है? अब आते हैं देखो क्वेश्चन पे, इसका क्वेश्चन हम कर लेते हैं। यहाँ पे निकालना है ए ट्रांसपोज माइनस का 2b। अब देखो ए दिया है तो ए ट्रांसपोज निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है। ये 2 3 ऐसे हो जाएगा, 1 -4 ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ पे 2b भी निकाल लेते हैं अलग पहले। 2b इज -4 6 10 माइनस का 8, एंड वी नीड टू फाइंड ए ट्रांसपोज माइनस का 2b। अब ए ट्रांसपोज की वैल्यू लिख लेते हैं 2 1 3 -4, और माइनस साइन के साथ 2b की वैल्यू लिख लेते हैं -4 6 10 एंड माइनस का 8। तो फर्दर सिंप्लीफाएंगे, 2 माइनस प्लस 4 हो जाएगा 6, 1 -6 -5, 3 -10 -7, -4 + 8 +4 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। बेसिक सा छोटा सा आंसर था, ट्रांसपोज डिफिकल्ट नहीं होता। इस पे इंपॉर्टेंट होता है इसकी प्रॉपर्टीज। सबसे इंपॉर्टेंट कि अगर आप किसी भी मैट्रिक्स का डबल ट्रांसपोज कर दो, एक बार ट्रांसपोज किया तो उसका रो कॉलम फ्लिप हो गया, लेकिन अगर वापस किया यानी कि आप ओरिजिनल मैट्रिक्स की बात कर रहे हो, तो 2 बार ट्रांसपोज करो या फिर ट्रांसपोज ना करो, सेम चीज दर्शाता है। नेक्स्ट है कि अगर आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज करते हो मैट्रिक्स को, या फिर ट्रांसपोज करने के बाद नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, सेम रिजल्ट मिलता है। सिमिलरली ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर आप a में b को ऐड करके उसका ट्रांसपोज करो या फिर इंडिविजुअल ट्रांसपोज करके ऐड करो, आपको सेम आंसर मिलेगा। यू कैन वेरीफाई यूजिंग एनी मैट्रिसेस। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, 100% आती है कि अगर आप ए बी के मल्टीप्लीकेशन का ट्रांसपोज करते हो, पहले मल्टीप्लाई किया फिर ट्रांसपोज किया है, इसको आप कनेक्ट करोगे, अगर अलग अलग मल्टीप्लाई करना है तो पहले बी ट्रांसपोज लिखना पड़ेगा और यहां पे ए ट्रांसपोज लिखना पड़ेगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब इस पे क्वेश्चंस भी डायरेक्टली बनते हैं कुछ इस तरीके से, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के भी। तो वी आर ऑलमोस्ट डन, बहुत ही सिंपल सी चीजें बची हैं। व्हाट इज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक? प्लीज अंडरस्टैंड दीज वर्ड्स, क्योंकि ये आपके बहुत काम आएंगे। देखो सिमेट्रिक का जो मीनिंग होता है, अगर मैट्रिक्स की भाषा में बोला जाए तो जब भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, व्हेन ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए, तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है।
और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जब आप ट्रांसपोज करो वो ओरिजिनल के नेगेटिव के बराबर आ जाए, ट्रांसपोज करने पे ओरिजिनल का नेगेटिव मिल जाए, देन दैट इज नोन एज द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्योंकि ट्रांसपोज करने पे चीजें बदल जाती हैं। लेकिन नहीं बदली तो क्या होगा, मान लीजिए एक मैट्रिक्स ए ले लेता हूं, मैं ले लिया 1 2 3 7 7 8 ऐसा कुछ लिख दिया। अब अगर मैं इसका ट्रांसपोज करता हूं, मैं लिखूंगा इस पहली रो को एज पहला कॉलम, तो 1 2 3, दूसरी रो को एज दूसरा कॉलम 2 5 7, तीसरी रो को एज तीसरा कॉलम 3 3 7 एंड 8 ऐसा कुछ लिख दिया। अब तुम नोटिस करो 1 2 3 1 2 3 2 5 7 2 5 7 3 7 8 3 7 8 सेम टू सेम, एकदम देखने में सेम, लेकिन मैं तो ट्रांसपोज लिख रहा था। तो जब ए ट्रांसपोज ए के बराबर है, ऐसी मैट्रिक्स को तुम कहोगे कि सर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक में ध्यान देने वाली ये बात होती है कि फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑल डायगोनल एलिमेंट्स, all diagonal elements must be 0। डायगोनल एलिमेंट 0 नहीं है तो स्क्यू सिमेट्रिक कभी प्रूव नहीं होगी, क्योंकि नेगेटिव साइन नहीं आएगा। मान लीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स ए दी है 0 5 6 एंड 0, और अगर मैं इसका ट्रांसपोज कर दूं तो क्या मिलेगा 0 5 6 एंड 0। क्या मैं आपस में रिलेट भी कर सकता हूं? नहीं कर सकता। लेकिन अगर उसी जगह पे ये होता 0 5 -5 एंड 0 ऐसा कुछ लिखा है, और इसका ट्रांसपोज कर दिया, ट्रांसपोज करने से क्या होगा, ये पहला जो कॉलम था वो पहली रो बन जाएगी, 0 -5 हो जाएगा, और जो दूसरा कॉलम था दूसरी रो बन जाएगी, 5 एंड 0 हो जाएगा। अब ये देख रहे हो ना, क्या मैं इधर माइनस साइन कॉमन ले सकता हूं? क्या माइनस साइन कॉमन लिया जा सकता है? बिल्कुल, देखो भाई यहां पे मैं माइनस साइन कॉमन लूंगा तो ये ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ, जब माइनस साइन कॉमन लिया तो 0 5 -5 0 आ गया, और ये दिखने लगी पुरानी अपनी स्किन में, तो ए ट्रांसपोज नेगेटिव ए के बराबर है। तो ये है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेगेटिव साइन कॉमन लोगे, ओरिजिनल दिखने लगेगी मैट्रिक्स एज इट इज। तो यहाँ पे आइडेंटिकल हुई तो सिमेट्रिक, नेगेटिव हुई ओरिजिनल की तो स्क्यू सिमेट्रिक। एसिमेट्रिक कुछ नहीं है, सारी मैट्रिक्स एसिमेट्रिक ही होती हैं, लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक एक स्पेशल टाइप मैट्रिक्स होती है, वो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक ऐसे काउंटर पार्ट्स होते हैं। तो टू प्रूव सिमेट्रिक ए ट्रांसपोज ए के बराबर है, टू प्रूव स्क्यू सिमेट्रिक ए ट्रांसपोज नेगेटिव ए के बराबर है, बस यही है और कुछ भी नहीं है। अब इसी के बेसिस पे कई क्वेश्चंस बन जाते हैं। इन्होंने बोला है कि ए और बी जो है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इस लाइन से हम क्या इन्फर करते हैं, इस लाइन से हम ये बता सकते हैं कि जो ए ट्रांसपोज है वो ए के बराबर है, एंड जो बी ट्रांसपोज है वो बी के बराबर है। वी कैन इन्फर दिस फ्रॉम दिस लाइन ऑफ सेम ऑर्डर, ऑर्डर भी सेम है, अगर m क्रॉस n है तो वो भी m क्रॉस n है, n क्रॉस m है तो भी n क्रॉस, बेसिकली सेम ऑर्डर का मतलब यहाँ स्क्वायर मैट्रिक्स की बात हो रही है। देन व्हाट कैन बी सेड फॉर ab माइनस ba, तो सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक दोनों को ही चेक करने के लिए आपको ट्रांसपोज करना पड़ा था, तो इसको भी चेक करना है अगर मुझे, वी हैव टू चेक फॉर ab माइनस ba, लेट दिस मैट्रिक्स बी x। इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, कैपिटल X के बराबर है, क्योंकि एक सिंपल वर्ड लेके चलोगे, लेटर लेके चलोगे, आपके लिए काम आसान हो जाएगा। अब चेक करने के लिए ट्रांसपोज करेंगे, जब मैं ट्रांसपोज करूंगा मैं एक्स ट्रांसपोज लिखूंगा, और इधर भी मैं क्या लिखूंगा, ए बी माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज लिखूंगा। अब एक्स ट्रांसपोज ही यहाँ पे कंटिन्यू होता जाएगा, इस ट्रांसपोज को मैं दोनों को बांट दूंगा, तो ये बन जाएगा ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। ये होती ना प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी पढ़ी थी ट्रांसपोज के बारे में, देखो वही प्रॉपर्टी यूज हो गई। लेकिन अब अगर तुमने क्या किया, ट्रांसपोज अंदर लिया, तो ये बन जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और ये बन जाएगा ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि प्रॉपर्टी है ए बी का होल ट्रांसपोज विल गिव यू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। अब अगर ये चीज क्लियर है और मुझे ये भी तो पता है कि ए ट्रांसपोज ए लिख सकते हैं और बी ट्रांसपोज को बी लिख सकते हैं, अगर ये चीज ट्रू है तो वी कैन राइट बी ट्रांसपोज एज बी, ए ट्रांसपोज एज ए, एंड इधर भी ऐसे लिखेंगे ए बी। अब इसको और इसको रिलेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं माइनस साइन को कॉमन ले लूंगा। जब माइनस साइन कॉमन लिया तो ये जो नेगेटिव ए बी था वो पॉजिटिव ए बी बन जाएगा, और ये पॉजिटिव नेगेटिव बन जाएगा। और ये वाली चीज बड़ी जानी पहचानी सी है, रिमेंबर दिस थिंग, ये को शुरुआत में दी थी। तो आप बोलोगे सर एक्स ट्रांसपोज जो है वो नेगेटिव एक्स के बराबर है, यही तो बात हुई थी कि अगर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ओरिजिनल का नेगेटिव बन जाए तो आप यहां से इन्फर कर सकते हो देयरफॉर एक्स इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
और एग्जाम में भी आपको एज इट इज लिख के आना है, एक्स इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हियर, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बेसिक, यस बेसिक। सो आखिरी सवाल है, एंड कई जगह पे ये 5-5 नंबर में पूछा जाता है, स्पेशली जिन स्कूल में यूटीज चल रहे ना उसमें तो जरूर फेवरेट सवाल है सबका ये। यहां बोला गया है एक्सप्रेस द मैट्रिक्स एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब अगर मैं इसको तोड़ दूं तो कैसे ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एक जोड़ बन जाए वो आपको बताना है। अब इसको समझने के लिए बस एक चीज आपको और समझनी है कि मान लीजिए मैंने एक मैट्रिक्स ए ली, जिसे मानने के लिए बोल रहा हूँ 1 2 3 4, बड़ी रैंडम सी मैट्रिक्स ले रहा हूँ, कोई ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं इस पे ए ट्रांसपोज लिख दूं 1 2 3 4 ये बन जाएगा, राइट। अभी यहाँ पे सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं कर रही, लेकिन अगर मैं इस मैट्रिक्स के अंदर उसके ट्रांसपोज को ऐड कर दूं तो क्या होगा। इन दोनों को ऐड करने का मतलब है 1 + 1 2, 2 + 3 5, 3 + 2 5, 4 + 4 8। तो देखने से क्या लग रहा है, अगर मैं इसको फिर से घुमा दूं, फिर से इसका ट्रांसपोज निकालने की कोशिश करूं, मुझे एग्जैक्टली सेम मैट्रिक्स मिल जाएगी। मतलब किसी भी मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज को ऐड करने से क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज को ऐड करने से क्या होता है, मैट्रिक्स सिमेट्रिक बन जाती है। उसी जगह पे अगर मैं a माइनस का ये ट्रांसपोज कर दूं तो क्या होगा, 1 - 1 0 मिल जाएगा, 2 - 3 माइनस का 1 मिलेगा, 3 - 2 1 मिलेगा, और 4 - 4 0 मिलेगा। बड़ी बेहतरीन चीज आपको मिल गई, क्योंकि ये मैट्रिक्स बन चुकी है अब स्क्यू सिमेट्रिक। यानी कि अगर आप किसी भी मैट्रिक्स में कोई भी उसका ट्रांसपोज ऐड करते हो, सो यहां पे आप नोट करके लिख सकते हो एज अ नोट। सो व्हेन यू ऐड ट्रांसपोज of a matrix to the same matrix जिसका आपने ट्रांसपोज किया था, then the resultant matrix will be a symmetric matrix। very very important concept, इसी पे वो आखिरी सवाल टिका हुआ है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये कहता है, सो व्हेन यू सब्ट्रैक्ट a transpose of a matrix from its original form, then the resultant will be a skew symmetric matrix। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। जो रिजल्टेंट होगा वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब इसको मैं ऐसे कलर से लिखता हूं ताकि आपको दिखे, यस। देखो भाई, कहने का मतलब अगर आप ए में ए ट्रांसपोज को ऐड करोगे तो ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगी, जो भी रिजल्ट होगा वो एक सिमेट्रिक देगा। अगर आप ए से उसके ट्रांसपोज को हटा दोगे तो वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगी। दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बस यही चीज लिखी है, अंग्रेजी में और मैथमेटिकली दोनों लिख दिया। जो भी आपको समझ में आए, पसंद आए, वो लिख सकते हो। सो आखिरी क्वेश्चन भी इसी पे बेस्ड है, लेकिन थोड़ा सा टेढ़ा। अब देखो, मुझे इसी को तोड़ के सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है, शो करना है कि इसको हम लिख सकते हैं एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेकिन क्वेश्चन चेंज नहीं होना चाहिए, जो वर्डिंग है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। तो ये जो ए लिखा है, दिस ए देखो कैन बी रिटन एज, मैं ये कर सकता हूं ना कि भाई ए में ए के ट्रांसपोज को ऐड कर दूं और ट्रांसपोज को सब्ट्रैक्ट कर दूं। लेकिन दिक्कत क्या होगी इससे, क्वेश्चन तो अभी भी अनचेंज है, बट द प्रॉब्लम विद दिस इज कि कोई फायदा नहीं हुआ। फायदा बनाने के लिए व्हाट वी नीड टू डू इज, देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये करने का कि आपको हाफ लिखना है, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, और प्लस साइन लगा के लिखना है हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। जो ये वाला हिस्सा होगा मैट्रिक्स का, जो ये वाला हिस्सा होगा ये सिमेट्रिक बन जाएगा, और ये वाला जो हिस्सा होगा वो स्क्यू सिमेट्रिक बन जाएगा। ये हिस्सा सिमेट्रिक है, ये हिस्सा आपका
स्क्यू सिमेट्रिक है। तो देखो डिफरेंस क्यों, इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों? सिमेट्रिक और ये हाफ क्या कर रहे हैं? अभी बोला सर A प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक होता है, तो हाफ किस लिए? हाफ इसलिए, पिछले एग्जांपल को नोटिस करो, हाफ करोगे तो क्या होगा, अगर आप इसका हाफ कर दो, A प्लस ए ट्रांसपोज का अगर आप हाफ कर दोगे तो आपको मिल जाएगा 1, 5/2, 5/2 एंड 4, करेक्ट। और अगर मैं इसका भी हाफ कर दूं तो हाफ ऑफ A माइनस ए ट्रांसपोज, इसका भी अगर मैंने हाफ कर दिया तो मुझे मिलेगा 0, -1/2, 1/2 एंड अगेन 0। तो नोटिस करो ये अभी भी सिमेट्रिक मौजूद है और वो अभी भी स्क्यू सिमेट्रिक मौजूद है, वो बदली नहीं है, सिमेट्रिक सिमेट्रिक। लेकिन एक अच्छी चीज होगी कि अगर मैं इन दोनों को जोड़ के लिखूं, देखो इफ आई जस्ट कंबाइन बोथ ऑफ दिस, तो 1 + 0 विल गिव मी 1, 5/2 -1/2 4/2 विच इज 2 इधर मिल रहा है, 5/2 + 1/2 6/2 विच इज 3, और 3 देखो इधर भी दिख रहा है, एंड 4 + 0 4, वो ऐसे भी दिख रहा है। यानी कि कभी भी हमें एक सिंगल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करना है तो मैं लिख सकता हूं हाफ ऑफ A प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ A माइनस ए ट्रांसपोज। इससे होता यह है कि हाफ ए देखो ऐसे होता है, हाफ A प्लस हाफ ऑफ A ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ A माइनस हाफ ऑफ A ट्रांसपोज। तो ये कट जाता है, हाफ हाफ पूरा इवन, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ऑल्दो आपको ये लिखना नहीं है, ये सिर्फ समझना है। ये आप सिमेट्रिक पार्ट बन जाता है, ये स्क्यू सिमेट्रिक जोड़ के लिखा तो एक्सप्रेस इन सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक फॉर्मेट। अब यही हमें यहां पे भी करना था। पहले तो इसका ट्रांसपोज निकाल लीजिए, जब आप इसका ट्रांसपोज निकालोगे आपको मिलेगा A ट्रांसपोज एज 1 2 3 -4 -1 0 3 5 एंड 1, ये मिल गया। तो लेट्स फाइंड आउट सबसे पहले A प्लस ए ट्रांसपोज। अगर हम A प्लस ए ट्रांसपोज करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, 1 + 1 2 बन जाएगा, 2 - 4 -2 बन जाएगा, 3 + 3 6 बन जाएगा, -4 ये भी कितना आ जाएगा, -4 2 -2 आ जाएगा, और ये 6 आएगा, 3 + 3 6, -1 -2 हो चुका है, 0 + 5 5 हो चुका है, यहाँ भी 5 ही आएगा, 5 + 0 5, यस, 1 + 1 2 आ गया, ओके। सो दिस इज व्हाट यू गेटिंग एज A प्लस ए ट्रांसपोज, बढ़िया नीट एंड क्लीन मिल रहा है। इसके बाद A माइनस ए ट्रांसपोज निकाल लीजिए, A माइनस ए ट्रांसपोज, तो इनको माइनस करना है, 1 - 1 इज 0। देखो इसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स वैसे भी 0 आते हैं, पहले 0 लिख लो। 2 - 4, 2 - 4 6 हो जाता है। अब ये 6 है तो तुम समझ सकते हो -6 होगा, क्रॉस चेक भी कर लो, -4 एंड -4 -2 विल गिव यू -6, ठीक है ना, ऐसे मिल रहा है। 2 and -4 6 हो रहा है, ठीक है, फाइन। 3 - 3, 3 - 3 will give you a 0 as well, and 3 - 3 will again give you a 0 यहाँ पे, good। 5 - 0 will give you a 5, 0 - 5 will give you a -5. So this is you getting as A minus A transpose. Now I can say that this A is equals to half of this number, which is this 2 -2 6 -2 -2 5 6 5 and 2, and plus half of the other matrix, which is 0 6 0 0 6 0 -6 0 -5 5 sorry 0 5 and 0. This is what you're getting as the skew symmetric matrix. अब इसका हाफ कर दोगे तो 1 -1 3 आ जाएगा, -1 -1 5/2 3 5/2 एंड 1। अभी भी ये सिमेट्रिक है, कहीं से भी चेंज नहीं हुई, दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। प्लस इसको भी कर लेते हैं 0 3 0 -3 0 माइनस का 5/2 0 5/2 एंड 0। क्रॉस चेक कर सकते हो, 1 + 0 1 मिल रहा है, -1 + 3 2 मिल रहा है, 3 + 0 3 मिल रहा है, 5/2 -5/2 0 मिल रहा है। तो दिस थिंग इज एक्चुअली द वैल्यू ऑफ A। तो इसी के साथ हर टाइप का क्वेश्चन मैट्रिक्स से हमने यहाँ पे कवर कर दिया है। इनवर्स के बारे में बात हम डिटर्मिनेंट्स में करेंगे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ये था मैट्रिक्स का वन शॉट, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।